Welcome, my dear students, to the social science lecture. In this lecture, we are going to study the second part of the chapter number first of political science. So now we are going to start with the chapter. Myself, Professor Ravindra Jangid here. As in the last lecture, we have studied the background and some history about the world and the nature, how they develop till today. Now we are going to study what happened during the First World War and the Second World War. The First World War was fought between 1914 and 1918. Major countries of Europe took part in it. Europe has very central place in the international or global system at that time. आप सभी को पता ही होगा कि उस टाइम यूरोप यानी इंग्लैंड जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस था इन द वर्ल्ड सिनेरियो बिकॉज इट वाज एन सुपर पावर एट दैट टाइम. सो यूरोप ने बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखा वर्ल्ड वॉर के टाइम. और उसके बाद क्या हुआ वो आगे देखते हैं. The war caused a tremendous loss of life and property. The countries which joined the war suffered tremendous economical losses. Even the countries which did not join the war were impacted by the war, and the economic of victorious as well as losing country collapsed. देखो इसीलिए कहा जाता है कि वॉर यानी युद्ध से किसी का भला नहीं होता. जीतने वाला भी बर्बाद होता है और हारने वाला भी बर्बाद होता है उसके अंदर. तो उसी यही सेम सिनेरियो रहा वर्ल्ड वॉर के टाइम. जैसे आपने देखा रहेगा पुराने सीरियल्स दिखाते जिसके अंदर जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, अगर किसी ने देखा रहेगा टीवी पे तो उसके अंदर दिखाता है कि कैसे लाइफ वहाँ पे मतलब ख़त्म हो जाते लोग वॉर में. तो वही सेम सिनेरियो रहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम. ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो गए, तबाह हो गए, क्योंकि उसके अंदर हैवी वेपन आर्टिलरी ये सब चीज़ें यूज़ की गई और बड़ी से बड़ी बिल्डिंग या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सब कोलैप्स हो गए. जिन कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया वो तो बर्बाद हुए, जिन कंट्रीज़ ने नहीं भी ज्वाइन किया था उनको भी बर्बाद कर दिया गया. क्योंकि वॉर होने के टाइम यानी वर्ल्ड वॉर था तो उसमें ये नहीं देखा गया कि कौन दोषी है कि नहीं है. जो बीच में आया उन सभी को उन्होंने क्या कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया. कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व थी और कौन कौन से ग्रुप में थी. Countries involved in the First World War were divided into the two parts. One was an Allied powers and second one was the Central power. Allied powers were the main power who started the war, First World War. Britain, France, Russia, Italy and America. Central power were Germany, Austria, Hungary, Ottoman Empire and Bulgaria. अब देखो अलाइड पावर और सेंट्रल पावर, जिन कंट्री के वजह से ये वॉर हुआ था वो कंट्रीज़ का इनके अंदर कोई नाम नहीं, क्योंकि वो कंट्री पहले ही बर्बाद हो चुकी थी. ठीक है ना. उसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ. ऑस्ट्रिया के प्रिंस जो थे है ना, वो गए थे साइबेरिया में. कहाँ गए थे? साइबेरिया. वहाँ गए थे एज एन जस्ट पार्ट ऑफ आफ्टर मैरिज लाइफ. तो वो वहाँ घूमने के लिए गए थे और वहाँ उनकी डेथ यानी उनको फांसी दे दी गई थी, वहाँ उनको मार दिया गया था. तो इसके वजह से ऑस्ट्रिया के जो वहाँ की पॉपुलेशन थी उन्होंने उस पर क्या कर दिया, साइबेरिया पे अटैक. और धीरे धीरे करके दो ग्रुप में पूरा वर्ल्ड क्या हो गया, डिवाइड हो गया. अब देखो यहाँ पे आगे उसके बारे में डिटेल दी गई है. ये स्टोरी यहाँ पे आपको नहीं पता चलेगी, लेकिन मैं आपको जब वीडियो अपलोड कर दूंगा तो उसके अंदर वो स्टोरी आपको बराबर से पता चल जाएगी. At the end of First World War, all the nation felt that such a war should not happen again and some measures need to be taken to achieve that end. हमें ये आगे से ऐसा वॉर ना करना पड़े और ऐसा वॉर कभी ज़िंदगी में ना हो, इसके लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे. ऐसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डिफरेंट कंट्रीज़ ने सोचा. An international organization was set up called the League of Nations was established out of this thinking. उस समय लीग ऑफ नेशन बनाया गया कि ऐसा वॉर दोबारा ना हो पाए, उस पर ध्यान रखने के लिए इंस्टीट्यूशन होगा. लीग यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ डिफरेंट नेशंस. It became an important platform to solve the international disputes and carry out the negotiation. कोई झगड़ा हो तो उसको कम टाइम में ही सुलझा दिया जाए, वर्ल्ड वॉर होने जैसी सिचुएशन वापस पैदा ना हो पाए. The main responsibility of the League of Nations were understood to be the avoiding the war. इसका मेन कारण, मेजर रीज़न यही था कि हमें वॉर, ऐसा वर्ल्ड वॉर हमें अवॉइड करना चाहिए जिससे किसी का फ़ायदा नहीं है.
After the First World War, major changes were came in the Europe and outside Europe. For example, earlier the empire in Europe collapsed and new nations came into being. Many European countries had their colonies in the continent of Africa and Asia. मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन दिस कॉलोनीज. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से लेकर 1980 के बीच, उस समय हमारे इंडिया में भी यूरोप राज कर रहा था, इंग्लैंड. तो हमने भी उस समय हमारे फ्रीडम मूवमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, और ज़्यादा फ्लरिश्ड किया. और उस समय सत्याग्रह जैसे बड़े बड़े मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह, ये सब 1980s में सब चालू हो गया हमारे कंट्रीज़ में भी. तो यहाँ पे क्या हो गया, जहाँ जहाँ इनका कंट्रोल था वहाँ इनकी बगावत होने लगी, यानी इनको रिमूव करने की बातें चलने लगी. दिस मूवमेंट चैलेंज द हेजीमोनी, हेजीमोनी यानी रूल, पावर, चैलेंज द पावर ऑफ द यूरोपियन नेशन. League of Nations was established after the First World War to establish peace, but did not succeed at preventing the war. वो सक्सेस हो पाया नहीं, और 20 साल के अंदर अंदर दूसरा वर्ल्ड वॉर हो गया, दैट इज 1938, और वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया. ऑटोक्रेसी रिजिम केम अप इन द जर्मनी, हिटलर आ गया जर्मनी में. इटली, स्पेन एंड अदर कंट्रीज वर ऑल्सो स्टार्टिंग द रिवॉल्टिंग अगेंस्ट इट. मतलब यहाँ पे क्या बोलने लगे कि हम बदला लेंगे भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारी बैंड बजाई गई, हमको बर्बाद कर दिया गया, इसका बदला हम लेके रहेंगे अलाइड पावर से, यानी ब्रिटेन, फ्रांस और इंग्लैंड, उन सभी से. तो यहाँ पे ऑटोक्रेसी पावर आ गई. कौन सी पावर आ गई? ऑटोक्रेसी, यानी पर्टिकुलर पर्सन का रूल. वो बोलता है कि मैं तुमको आज़ादी दिलाऊंगा, तुम सिर्फ मेरे साथ चलते रहो, मैं तुमको न्याय दिलाऊंगा, तुम सिर्फ मुझे सपोर्ट करते रहो. ऐसा ऑटोक्रेसी रिजिम यहाँ पे आ गया. ऑल दिस डेवलपमेंट कल्मिनेटेड इनटू दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अब उसमें देखो ऑटोक्रेसी में क्या क्या था, वो यहाँ पे देखो लिखा गया. द ऑटोक्रेटिक डिक्टेटोरियल रिजिम ऑफ हिटलर केम अप इन जर्मनी. व्हाट वुड हैव हैपेंड हैड द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन बीइंग स्ट्रांग इन जर्मनी. वहाँ पे धीरे धीरे करके वो चीज़ें स्ट्रांग होने लगी. यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी कि हिटलर जब जर्मनी में आया, वो रीज़न था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए. सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनको इतना ज़्यादा नहीं हरेस किया गया जर्मनी को, ये सारी चीज़ें की गई, जर्मनी के बहुत बार सारी ट्रीटी साइन किया, ट्रीटी ऑफ वर्सली साइन किया गया, ऐसा बहुत कुछ किया गया. लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के सामने जर्मनी एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट, यानी अपोजिट पार्टी के तौर पे वहाँ पे वॉर होने लग गया. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है. जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ था, 1914, और एंड कब हुआ, 1918. उसी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1938 के एंड में, तो इसके लिए यहाँ पे 1939 दिया गया. एंड एंड कब होता है, 1945. तो पूरे 7 साल ये वॉर चलता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और 5 ईयर्स चला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. It proved to be the far more destructive than the First World War. Not only was it widespread compared to the First World War, but also more advanced technology was employed in this war. आप सभी को जैसे पता भी होगा, आई थिंक सो, या नहीं पता होगा तो मैं अभी बता देता हूँ कि ये वर्ल्ड वॉर जो था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो बॉम्ब के अंदर, या फिर जैसे एग्जांपल है मिसाइल्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, वो बहुत ही भारी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, जिसको हम आज न्यूक्लियर वेपन कहते हैं, है ना. इस वॉर को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया अपना न्यूक्लियर पावर, जिसको टॉम बॉय और फैट बॉय के नाम से जाना जाता है ना. तो वो उन्होंने जर्मनी के ऊपर, जापान के ऊपर टेस्ट किया, और उनको, जापान उस टाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल कंटेंडेंट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उसको सप्रेस करने के लिए अमेरिका ने ये यूज़ किया, और उसकी जानकारी रशिया, ब्रिटेन, इंग्लैंड जैसे बड़े बड़े कंट्रीज़ को भी नहीं थी, है ना. तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हुई, और हिरोशिमा, नागासाकी जैसी बड़ी डेवलप कंट्रीज़ की सिटी जो थी, जापान की सबसे डेवलप सिटी थी, वो पूरी की पूरी बैरन हो गई. बैरन मतलब बंजर, वहाँ पे कोई नहीं रहा, सारे लोग पैरालाइज हो गए जहाँ जहाँ तक उसका एयर गया. तो इतना भारी नुकसान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हुआ, ड्यू टू द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द वॉर. Countries which took part in the Second World War once again faced a situation of economic crisis. अब इसके अंदर कौन सी कंट्रीज थी और उनके क्या ग्रुप के नाम थे, वो देखो. अगेन द अलाइड पावर. देखो पहले क्या था, अलाइड पावर और एक्सिस, सेंट्रल पावर. सेंट्रल पावर अभी हट गया, और सेंट्रल की जगह पे क्या आ गया, एक्सिस पावर आ गया. कौन सा पावर आ गया, एक्सिस पावर, ठीक है ना. तो अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ देखो एक चीज़ ध्यान देना, वहाँ अलाइड पावर्स के अंदर इटली उनके साथ में था, ठीक है ना.
लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इटली कहाँ आ गया, एक्सिस पावर के साथ में आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज रहा, ठीक है। अलाइड पावर्स में कौन सी कंट्री थी, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, सोवियत यूनियन, चाइना एंड अमेरिका। देखो इंडिया अलाइड पावर के साथ में था। इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, इंडिया डिपेंडेंट था उस टाइम। किसके साथ में इंडिया डिपेंडेंट था, किसके साथ में इंडिया डिपेंडेंट था, ब्रिटेन के साथ में। और इसके लिए वो हेल्पिंग हैंड के तौर पे गया था, सिर्फ हेल्प करने के लिए गया था अलाइड पावर्स को। और इसके लिए वो किसके अंदर पार्ट में आता है, अलाइड पावर्स। सेकेंड साइड था एक्सिस पावर, पूरा वर्ल्ड के बड़ी बड़ी कंट्रीज एक साइड और वर्ल्ड की 3 कंट्रीज एक साइड, जर्मनी, जापान और इटली। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया गया था इटली और जर्मनी ने, और एंड करवाया गया था जापान और अमेरिका के द्वारा। जापान ने लास्ट में अमेरिका की फ्लीट यानी कोई बोट जो होती है जिसके अंदर जा रही थी पानी के अंदर, उसके ऊपर अटैक किया था, जिसके कारण अमेरिका को गुस्सा आया और अमेरिका ने उसके ऊपर टॉम बॉय फैट बॉय जैसे 2 न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक के वर्ल्ड वॉर को ख़त्म कर दिया गया। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे लिखा गया उसके बारे में, अमेरिका प्लेड अ मेजर रोल इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। It has manufactured the nuclear weapon, and in order to end the war, it dropped the 2 nuclear weapons on the 2 cities of Japan. First one was a Hiroshima and second one was a Nagasaki on 6th and 9th August 1945 respectively. 6 अगस्त को उन्होंने हिरोशिमा पे फेंका, तब जापान ने सोचा इसके पास एक ही बॉम्ब था, ख़त्म हो गया बात, नेक्स्ट अटैक, फिर भी उसने अटैक नहीं रोका, सेकेंड बॉम्ब उसने 9 अगस्त को फेंक दिया और जिसके कारण जापान फुल्ली कोलैप्स्ड हो गया। क्योंकि उस टाइम के जो पॉलिटिकली हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो वर्क वो जो है उन दोनों बड़ी कंट्रीज से किया करता था जापान। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ जर्मनी इन यूरोप एंड जापान इन एशिया। जर्मनी को जो है वहाँ पे हरे मतलब चारों तरफ से घेर लिया गया और हिटलर जो है उनको पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने खुद ने क्या कर दिया, सेल्फ डेथ मतलब उन्होंने एक्सेप्ट की और उन्होंने गन पॉइंट से अपने हेडशॉट लेके अपनी डेथ कर दी गई, मतलब यानी अपना मर्डर जैसे ही हो गया, सेल्फ मर्डर जैसे। तो उनको हरेस्ट किया गया ताकि वो अपने आप को मार दे। तो ये उनको जिंदा या मरना था ही, दोनों में से जिंदा पकड़ा जाना था या तो फिर मरना था, दोनों में से कोई ऑप्शन था नहीं। तो ये चीज़ के हिसाब से जर्मनी ने सरेंडर कर लिया और जापान को तो हिरोशिमा नागासाकी की वजह से सरेंडर करना पड़ा। Among the many events that took place in the world after the Second World War was the beginning of the Cold War. देखो बड़े वॉर तो खत्म हो गए लेकिन छोटे मोटे झगड़े, ठंडे झगड़े है ना, इतने बड़े उबाल जैसे नहीं लेकिन अंदर ही अंदर झगड़े वर्ल्ड के अंदर देखे गए 1945 से लेके 1991 तक। जब तक LPG नहीं आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर नहीं आया, तब तक वर्ल्ड के अंदर कोल्ड वॉर चलते रहे, यानी छोटे मोटे झगड़े, तनाव और ये सारी चीज़ें चलती रही, जिसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर का पीरियड क्या है, 1945 टू 1991। इट इज़ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द कोल्ड वॉर। लेट अस टॉक ऑफ फ्यू चेंजेस इन दैट पीरियड। कोल्ड वॉर के टाइम क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे चेंजेस वर्ल्ड के अंदर आने लग गए, उस चीज़ को हम आगे स्टडी करेंगे। America and the Soviet Union, who are the allies in the Second World War, America और Soviet Union यानी रशिया, who was an ally in the Second World War, became the competitor as soon as the war got over. पहले तो दोनों पार्टनर थे वर्ल्ड वॉर के टाइम, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ दोनों सुपर पावर बन गई, ठीक है ना। एक का नाम बन गया अमेरिका, दूसरे का नाम बन गया USSR, है ना, एक USA दूसरी USSR। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन गए। द कॉपरेशन बिटवीन देम गेव टू द राइवलरी, है ना, जो उनको साथ देगा वो दूसरे अपोजिट वाले का क्या बन जाएगा, राइवलरी बन जाएगा। तो दिस राइवलरी ऑक्यूपाइड अ पीरियड ऑफ 40 to 45 ईयर्स इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जो अमेरिका का साथ देगा वो रशिया का दुश्मन, जो रशिया का साथ देगा वो अमेरिका का दुश्मन। ऐसी चीज़ें यहाँ पे वर्ल्ड वॉर में, कोल्ड वॉर के टाइम पे होने लग गई। देर वॉज नो ओपन वॉर बिटवीन दिस टू कंट्रीज, बट देर वॉज सच टेंशन इन द रिलेशन दैट इट सीम दैट अ वर्ल्ड वॉर वुड बी इरप्ट एट एनी टाइम, है ना। ऐसी टेंशन उस समय में देख रही थी कि डायरेक्ट झगड़ा तो नहीं था, लेकिन इतना ज़्यादा इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में तनाव था और इन दोनों के जो कॉपरेशन कंट्रीज़ थी उनके बीच में इतना तनाव था कि कभी भी वर्ल्ड वॉर हो सकता था। ऐसी चीज़ें होने लग गई। द कंसेप्ट ऑफ कोल्ड वॉर इज यूज टू डिस्क्राइब द कंडीशन वेयर देर इज नो एक्चुअल वॉर।
but there is such tensions in the circumstances that may be responsible for the causing the war। मतलब उस समय में ऐसी चीज़ें होने लग गई जो आगे जाके वॉर में कन्वर्ट हो सकती थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कोल्ड वॉर कहा जाता है। In this period, America was already a superpower, but the Soviet Union also tried to become a superpower by making nuclear weapon by increasing military mights। है ना, अमेरिका ने तो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके तो वो पहले ही सुपर पावर बन चुका था, लेकिन ये भी अपनी कोशिश पूरी कर रहा था उस समय स्टार्टिंग में 1945 के तुरंत बाद। सुपर पावर तो ये बाद में बना जब इसने न्यूक्लियर बॉम्ब अपने आप में बना लिया। तो 1945 से लेकर 60s तक इसने अपने आप को क्या बना लिया, सुपर पावर में डेवलप कर दिया। किसने, यूएसएसआर ने, यानी यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत रशिया। द स्ट्रगल फॉर पावर, आर्म race, differences in ideology, attitude in checkmating each other by strategies and counter strategies gave rise to the कोल्ड वॉर। और धीरे धीरे करके टेंशन बढ़ने लग गई और ऐसी सारी चीज़ों की वजह से ट्रेड इम्पैक्ट पड़ने लग गया। वॉर वेपनरी, आर्टिलरीज, ये सारी चीज़ें सब कंट्रीज़ के अंदर डेवलप होने लगे। और इफेक्ट क्या पड़ा अभी, ठीक है ना, ये तो सारी चीज़ें कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग में हुआ, तो इसका असर क्या पड़ा इस 45 ईयर्स के दौरान वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे।